हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयास स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात की जा रही है और जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जिनमें से आपने कुछ टॉपिक्स प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे और उन टॉपिक्स को यहाँ पर थोड़ा और डीपली समझा है। जैसे कि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा जो आपके प्रीवियस क्लासेस में भी था, और साथ ही आपने क्या क्या पढ़े और नए लॉज पढ़े, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के। पदार्थ के बारे में समझा, पदार्थ क्या होता है उसको क्लासिफाई किया। पहले से आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है लेकिन थोड़ा डीप क्लासिफिकेशन देखी उसकी यहाँ पर। साथ ही आपने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि आपका मोल कॉन्सेप्ट क्या है। स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशन आपने लास्ट क्लास में देखी थी और लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जाम्पल और उसको अच्छे से समझा है। आज इस सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लें। मोल कॉन्सेप्ट आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ आ गया था। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन आपको समझ आ गई थी कि क्या होती है किसी आपकी बैलेंस रिएक्शन के लिए। जब आप मास का और वॉल्यूम का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास किसी एक चीज का द्रव्यमान या वॉल्यूम होगा, उससे आप दूसरे का निकालेंगे और यही क्या होता है, कोई केमिकल जो इक्वेशन होगी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो संतुलित समीकरण दिया हुआ होगा या आपको निकालना होगा, उससे आप क्या पता करते हैं, द्रव्यमान या आयतन पता करते हैं। वही आपकी स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन होती है। साथ ही आपने लिमिटिंग रिएजेंट की बात की थी, जो आपका क्या था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपका, एक अभिकारक होता है यानी रिएक्टेंट होता है। जो अभिकारक क्या कर रहा है, पहले कंज्यूम हो रहा है, या आप क्या कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक प्रोडक्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है या उसके लिए लिमिट्स तय कर रहा है, वही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो इसमें आपने एग्जाम्पल देखा था, एक वाटर आपका बन रहा था और वो वाटर किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। वहां पर आपने क्या कहा था कि 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन है क्योंकि 2H2 होता है, प्लस O2। ऑक्सीजन आपका 32 ग्राम होती है। 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तब आपका 36 ग्राम ऑफ वाटर यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर फॉर्म होते। एग्जाम्पल आपने लिमिटिंग रिएजेंट का लिया था कि अभी 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए या 36 ग्राम पानी बनाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सपोज हमारे पास 16 ग्राम ही ऑक्सीजन है और 4 ग्राम आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो वो 4 ग्राम हाइड्रोजन उस 16 ग्राम से किस प्रकार कंबाइन होगी कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम से सिर्फ 2 ही ग्राम उसके साथ जुड़ेगा और बाकी 2 ग्राम क्या रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। तो हाइड्रोजन का कुछ ही भाग क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और बाकी का भाग क्या रह रहा है, बचा हुआ रह रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सेस रिएजेंट कहा जाएगा। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया। ऑक्सीजन आपको 32 ग्राम चाहिए थी लेकिन आपके पास 16 ही ग्राम है, तो वो पहले कंज्यूम हो जाएगी रिएक्शन में। वो 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो ऑक्सीजन आपकी लिमिटिंग रिएजेंट होगी क्योंकि वह पहले समाप्त हो रही है। उसके समाप्त होने के बाद एक्सेस रिएजेंट हाइड्रोजन का 2 ग्राम अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि वाटर जो पहले 36 ग्राम बन रही थी, अभी वो 36 ग्राम नहीं बन पाएगी क्योंकि 36 ग्राम कब बन रही थी, जब 32 ग्राम क्या थी, ऑक्सीजन थी। अभी तो 16 ही ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो 16 ग्राम आपका 2 ग्राम से जुड़ करके कितना बनाएगा, 18 ग्राम बनाएगा, किसका, वाटर का। तो जो 36 ग्राम पानी बन रहा था, अभी 18 ही ग्राम बन रहा है आपका। तो 36 ग्राम बनने से रोक रहा है, और ये रोक कौन रहा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी वो लिमिट्स तय कर रहा है प्रोडक्ट को बनने के लिए या प्रोडक्ट को बनने से रोकने के लिए। ओके, होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल भी देखा था स्टोइक्योमेट्री का। रिएक्शन इन सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे थे कि जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं होती हैं या
लेबोरेटरीज में या आप क्या कहते हैं प्रयोगशालाओं में जब आप क्या करते हैं प्रैक्टिकल्स करते हैं, अपने प्रयोग करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किस में करते हैं, ज़्यादातर सॉल्यूशंस लिए जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना दिया, NaCl का बना दिया, KOH का बना दिया, आपने HCl का बना दिया, H2SO4 का बना दिया, किसी भी चीज़ का आप सोल्यूशन बनाते हैं, एसिड का हो गया, बेस का हो गया, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, उनका बनाते हैं। उस सॉल्यूशन की मात्रा को या उसकी सांद्रता जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए आप डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। ओके, किसी अभिक्रिया के लिए जो वो टर्म्स यूज करी जा रही हैं वो अलग अलग बातों पर निर्भर करती हैं, और वो टर्म्स क्या होती हैं, अलग अलग चीजों को व्यक्त करती हैं। वो टर्म्स किस पर आपके निर्भर होते हैं कि जो सोल्यूशन है उसमें आपके क्या क्या चीजें आपस में मिल रही हैं। यानी कंसंट्रेशन क्या होगी, सांद्रता क्या होगी किसी चीज की। सांद्रता आपकी किस चीज पर निर्भर करती थी, आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वो आपका डिपेंड करती है विलेय की मात्रा पर। अब विलेय क्या होता है, जो चीज सोल्यूशन में कम मात्रा में है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। जैसे आप पढ़ रहे थे कि चीनी और पानी को हमने आपस में मिलाया तो चीनी विलेय है, क्यों, क्योंकि वो कम मात्रा में है, वहां पर यूज हो रही है। पानी आपने ज्यादा मात्रा में लिया तो पानी क्या हो गया आपका, विलायक हो गया। ओके, या आपने क्या कहा कि चीनी क्या है, घुल रही है, जो चीज घुल रही है वो क्या है, आपका सोल्यूट हो गया, विलेय हो गया, और जो चीज उसे घोल रहा है या जिसमें वो घुल रही है पानी में, वो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, यानी कि सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें आ गई, चीनी सोल्यूट, और सॉल्वेंट यानी विलायक आपका क्या हो गया, पानी हो गया। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, और उसी सोल्यूशन में आपने सांद्रता बतानी है चीनी की। और कैसे बताएंगे, उस सोल्यूशन का, चीनी और पानी का जो घोल बनाया है उसका आप कुछ अमाउंट ले लेंगे और उस अमाउंट में आप बताएंगे कि कितनी चीनी घुली हुई है। ओके, यही आपका क्या बताएगा, अलग अलग टर्म्स इसके लिए आएंगी, जिनमें हमने क्या 3-4 टर्म्स देखी थी। जैसे कि सबसे पहला आपका था मास परसेंट और परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। दूसरा आपका क्या था, मोल फ्रैक्शन था। तीसरा आपका था मोलैरिटी, और चौथा था आपका मोलैरिटी। ओके, 4 आपकी क्या आएंगी, टर्म्स आएंगी, या 4 तरह से आप उसको व्यक्त करेंगे। सबसे पहला आपने पढ़ा था मास परसेंट क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मास परसेंट या द्रव्यमान प्रतिशत इसको कहा जाता है। ये द्रव्यमान प्रतिशत आपका क्या होगा, प्रतिशत आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो इसका परसेंटेज निकालना होगा, यानी 100 से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब किसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आपने द्रव्यमान पता करना है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द्रव्यमान आपने किसका पता करना है, इस केस में सोल्यूट का पता करना है। ओके, और किसमें, सोल्यूशन में। जब आप किसी भी कंपोनेंट का उसके सोल्यूशन में, जैसे चीनी और पानी को घोला गया, उसका विलयन बनाया गया, हम कह रहे हैं कि हमें चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो वो चीनी उस चीनी और पानी के पूरे सोल्यूशन में कितनी मात्रा में उपस्थित है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा किसका, चीनी का। ओके, तो क्या कह रहे हैं, जितनी आपकी चीनी है, जैसे आप मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं अपना, तो कैसे निकालते हैं परसेंट, जितना आपका क्या होता है, आप मार्क्स जो प्राप्त करते हैं, प्राप्तांक जिन्हें आप कहते हैं, जो मार्क्स आपके आए हैं, और दूसरा आपका क्या होता है, टोटल मार्क्स होता है। ठीक है, तो जितने मार्क्स आए हैं उनको टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं, देन आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स की जगह मास बोला जा रहा है, द्रव्यमान। तो टोटल मास आपका किसका है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में क्या क्या है आपके, सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी। ओके, तो पहली चीज समझ लीजिए, आपने क्या लिया, एक बीकर लिया आपने, ठीक है, इस बीकर में आपने क्या किया, पानी ले लिया, या कोई भी आपका सॉल्वेंट है, ये आपने ले लिया, बीकर है उसमें आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया। देन उस सॉल्वेंट में आपने क्या किया, कुछ तो सोल्यूट ऐड कर दिया। ये सोल्यूट आपका था बी क्या है आपका, सोल्यूट है।
सोल्यूट है बी, और सॉल्वेंट क्या है आपका, ए है, यानी विलायक। ये विलायक मैं कह रही हूं यहाँ पर पानी है, और पानी में मैंने कुछ तो चीनी ऐड कर दी है, जो कि क्या है, सोल्यूट है, विलेय है। पानी में आपने चीनी को ऐड कर दिया। अब आप बता रहे हैं चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यानी सोल्यूट का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए अभी चीनी और पानी को जब ऐड कर दिया गया है तो ये एक सोल्यूशन बन गया है अपने आप में। चीनी यहाँ जाके घुल जाएगी, ये चीनी के पार्टिकल्स हैं सपोज, ये क्या हो गए हैं, पानी के साथ घुल गए हैं। अभी सॉल्यूशन बना दिया आपने, पानी लिया, उसमें चीनी डाला, उसको पूरा घोल लिया है आपने, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बन गया है आपका। अब आप क्या कह रहे हैं, कितनी चीजें आपके सॉल्यूशन में, दो चीजें, क्या क्या है, सॉल्यूशन कंटेन्स ए प्लस बी, मतलब सोल्यूट भी है उसमें और सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट ए है, सोल्यूट बी है, दोनों चीजें हैं उसमें। अब मैं अगर सोल्यूशन के मास की बात करूं, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। ये दो चीजें आ जाएंगी इसमें। आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा और सोल्यूट का मास आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास बन जाएगा। कैसे, चीनी का जो द्रव्यमान होगा, अगर उसमें आप पानी के द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं, चीनी और पानी के द्रव्यमान को जोड़ लेंगे तो चीनी और पानी के घोल का जो अपने आप में टोटल द्रव्यमान होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो यही तो हम कह रहे हैं, जो चीनी और पानी का घोल है वो सॉल्यूशन है, यानी विलियन है। तो विलियन का द्रव्यमान क्या होता है आपका, जो सॉल्वेंट यानी पानी का अपने आप में द्रव्यमान है, प्लस मास ऑफ सोल्यूट यानी जो विलेय चीनी का जो अपने आप में द्रव्यमान है, इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल चीनी और पानी के घोल का जो क्या है द्रव्यमान है वो आपको पता चलेगा। इतनी चीजें यहां से कैलकुलेट कर ली। हम कहते हैं कि ये जो मास ऑफ सोल्यूट है ये एम बी है सब, यानी सोल्यूट का जो मास है वो एम बी है, ओके। सॉल्वेंट का मास सपोज एम ए। इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी क्या करेंगे, सोल्यूट का जो हम द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट बी। इस सोल्यूट बी यानी चीनी की हमने क्या बतानी है, द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, जो चीनी का द्रव्यमान है, चीनी का द्रव्यमान क्या था, एम बी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ओके, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, या आप क्या लिख देंगे, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे और इनटू कर देंगे 100 से, तो यही आपका क्या बन जाता है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट बी बन जाए, ओके। और इस सोल्यूशन को आप कैसे खोल लेंगे आगे, सोल्यूशन का मास आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इनटू 100, ओके। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आपने कितना लिया है, एम ए लिया था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए और मास ऑफ सोल्यूट एम बी लिया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, परसेंटेज ऑफ मास आप लिख लेंगे, एम बी, सोल्यूट का मास क्या था, एम बी अपॉन सॉल्वेंट का मास एम ए प्लस सोल्यूट का मास एम बी इनटू 100। ये क्या हो गया आपका, मास परसेंट ऑफ बी, दैट इज योर सोल्यूट।
ओके, तो इस तरह से आप किसका, अपने विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बता देंगे। कैसे? जो आपका विलेय का द्रव्यमान है उसको विलयन के द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान क्या है, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, इससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, और जितना आपकी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको सॉल्यूट का द्रव्यमान प्रतिशत यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाए। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखें। ये तो किसके लिए हो गया, आपका विलेय के लिए। अभी विलायक की बात करते हैं। विलायक क्या था आपका, ए था। ओके, अब किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपने, मास परसेंटेज ऑफ ए, यानी सॉल्वेंट, विलायक की बात की जा रही है। तो विलायक के लिए उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो अभी हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यानी आपका विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अब हम बता रहे हैं कि जो चीनी और पानी का घोल बना है उसमें पानी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, यानी पानी वहां पर कितना मिल रहा है। ओके, तो वो पानी हम देख रहे हैं, तो हम पानी का द्रव्यमान लेंगे ऊपर, यानी विलायक का, जो आपका क्या है सॉल्वेंट, उसका द्रव्यमान लिया, उसको किससे डिवाइड किया, पूरे घोल के द्रव्यमान से डिवाइड किया, जितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंट ऑफ ए, दैट इज योर सॉल्वेंट और विलायक जिसे आप कह रहे हैं। ओके, अभी इसको आगे खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट is divided by mass of solvent plus solute। सॉल्यूशन यही तो है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो मास है उसको प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। और आपको याद होगा बी आपका सोल्यूट है, उसका मास आपने क्या लिया था, MB लिया था, कि मैंने MB मास, 2-4 चम्मच जितनी भी आपने चीनी ली है वो MB है उसका मास, और ए जो कि आपका सॉल्वेंट है उसका मास कितना लिया था, MA लिया था। तो यहाँ आप परसेंटेज बाय मास ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, MA अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अभी बताया MA प्लस मास ऑफ सोल्यूट दैट इज MB, और इसको किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा किसका, 1। ओके, तो इस तरह से आपके सॉल्यूशन में यानी आपके विलयन में जो जो आपके उसके घटक उपस्थित हैं, घटक उपस्थित है मतलब यहाँ पे 2 ही घटक थे, कंपोनेंट्स, एक पानी था और एक क्या था आपका, चीनी था। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ABC, तो यहाँ आप तीनों को प्लस कर लेंगे, MA प्लस MB प्लस MC। ओके, अगर 3 चीजें, 3 से ज्यादा अगर आपके कंपोनेंट है तो आप चारों को प्लस करेंगे तभी तो आपका सोल्यूशन बनेगा। आपने कहा कि चीनी और पानी तो था उसमें, मैंने उसमें नमक भी डाल दिया, तो अभी 3 चीजों का मास आ जाएगा। टोटल मास को बताने के लिए टोटल सोल्यूशन में कितनी चीजें आ गई, 3 चीजें आ गई, तो वहां पर आप द्रव्यमान प्रतिशत में क्या करेंगे, 3 चीजें आ गई, तो वहां पर आप द्रव्यमान प्रतिशत में क्या करेंगे, जो टोटल सोल्यूशन का मास आप नीचे लिख रहे हैं उसमें अभी तक आपने पानी और चीनी की बात की थी, अभी मास किसका आ जाएगा, C वाले कंपोनेंट का भी आ जाएगा जो हम नमक कह रहे हैं। ओके, तो उसको भी यहाँ ऐड कर लेंगे और MA से ऊपर उतना ही आएगा क्योंकि हम एक एक करके सारे कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आपका ये एग्जाम्पल आपने लास्ट सेशन में भी देखा था, इसको एक बार देखें। न्यूमेरिकल है आपका 6 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved
in 5 gram of water, calculate mass percentage of urea in the solution. यूरिया आपको दिया गया है 6 ग्राम, जिसको 500 ग्राम में घोला जाए, ओके। और आपको किसका कैलकुलेट करना है मास परसेंट, यूरिया का करना है सोल्यूशन में, विलियन में पूरे। तो क्या किया गया है, आपका यूरिया और पानी का सोल्यूशन बनाया गया, ओके। तो कम मात्रा में 6 ग्राम यूरिया दिख रही है जिसको घोला जा रहा है, यूरिया को घोला जा रहा है। जैसे वहां आप किसको घोल रहे थे, चीनी को घोल रहे थे, उसको डिसॉल्व कर रहे थे पानी में। तो यहाँ यूरिया को डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी सल्यूट आपका क्या है, यूरिया है। और आप क्या करेंगे, मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना है, 6 ग्राम, ओके। दूसरा है आपके पास वाटर का मास दिया गया है, आपके पास मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम। दोनों चीजें मिलकर के क्या बना रही है, सोल्यूशन बना रही है। तो आप क्या लिख लेंगे, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास कितना हो गया, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर, यानी 500 ग्राम प्लस 6 इज इक्वल टू 506 ग्राम। ये सोल्यूशन का टोटल मास आपके पास आ गया है, ओके। आप क्या करेंगे, मास परसेंट यूरिया का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया divided by total mass of solution into 100। यही करते हैं। तो आपको पता है यूरिया का मास कितना है, 6 ग्राम है। इसको डिवाइड किससे कर लेंगे आप, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपने कितना लिया है, 506 लिया है, इनटू कर लेंगे 100 से। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। तो ये यूरिया के लिए था, ओके। अगर यहीं पर आपको पानी का निकालना होता तो आप क्या कर लेते, ऊपर पानी का मास लिख लेते, नीचे आपका यही आता, दोनों को मिलाने पर जो आपका सोल्यूशन बनाया उसका मास इनटू 100। तब यहाँ क्या हो जाता है, परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। अभी यूरिया लिखा है ना आप लोगों ने, जल्दी से इसे नोट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे देखिए। चलिए, तो होपफुली आपको मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें पूछ लेंगे आगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्या आपका टर्म आती है जिससे आप सांद्रता को मापेंगे, वो है मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, मोल प्रवाह जिसे आप कहते हैं। ये मोल अंश आपको क्या बताता है, किसी भी सोल्यूशन में, विलियन में जो उसके कंपोनेंट घटक हैं उनके मोलों की संख्या बताता है, ठीक है। अभी तक आपने द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान की बात की, यानी मास की बात की, कितना उसका भार है, ओके। यहाँ पर आप मोलों की संख्या बताएंगे कि कुछ तो आप उसमें से पार्ट ले लेंगे पूरे विलियन में से, कि अभी इसमें गिनोगे कितने मोलों की संख्या है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, ओके। अगर आपके पास ए और बी दोनों चीजों को मिक्स किया जा रहा है तो उसमें आप बताएंगे कि इसके, अगर हम इसका कुछ अंश ले लेते हैं, इसमें आपके ए के मोलों की संख्या कितनी है या बी के मोलों की संख्या कितनी है, तो वो आपका कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से निकलेगा। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, किसका रेशियो होता है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन if a substance A dissolve in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as। तो कैसे दिया जाएगा, अगर क्या कह रहे हैं A और B को डिसॉल्व किया जा रहा है,
या आप क्या कहेंगे, ए और बी का एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया फिर से, ओके, इसमें क्या किया, पानी डाल दिया या कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए, उस सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट ऐड कर दिया। तो क्या था आपका, ए था एक सॉल्वेंट, इसमें सोल्यूट क्या डाला, बी डाला, फिर से इन दोनों को मिक्स करके आपने एक सोल्यूशन बना दिया, सोल्यूशन बन गया। अब मैं कह रही हूं इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इसमें घुल रहे हैं, मोलों की संख्या है वो NB है, ओके, और जो सॉल्वेंट के यानी विलायक के जितने पार्टिकल्स यहाँ घुल रहे हैं या मोल जितने घुल रहे हैं वो Na है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट B NB। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स Na A के लिए और B के लिए आपका कितना आ गया, NB आ गया A के लिए आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए Na और B के लिए कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स NB आ गए। दो चीजें आपको पता चल गई। अब ये क्या कहता है मोल अंश, कि हमें रेशियो देखना पड़ता है, अनुपात, जिसका हमें मोल अंश बताना है उसका हम क्या देखेंगे, अनुपात देखेंगे। इसको आपका x या चाय से डिनोट करते हैं, x भी बोल सकते हैं आप, चाय भी बोल सकते हैं, ओके, इससे आप डिनोट करते हैं। और जिसके लिए निकालना है आपको क्या, मोल फ्रैक्शन, उसके आगे आप इसको लिख देंगे, ओके। कैसे, जैसे हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन देखते हैं, दैट मीन्स चाहे ए कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कह रहा है कि ए का मोल फ्रैक्शन बताइए। ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हम कह रहे हैं कि जितना सोल्यूशन बना है, ओके, जितना सोल्यूशन आपका बना है उसमें ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने पार्टिकल्स, कितने कण उसमें घुले हुए होंगे या उपस्थित होंगे, वो आपको बताना है। तो कितने उपस्थित हुए होंगे, जितना उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उससे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे, आपको मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, ओके। तो ए के लिए निकालना है तो आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इतना समझ में आ गया। देन आपको पता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, Na है, तो यहाँ पर हम Na लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कहा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस विलियन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, टोटल चीज उसमें क्या है। अगर हम पानी और चीनी की बात कर रहे हैं तो चीनी के जितने मोल्स होंगे उसमें प्लस कर देंगे कितना, पानी के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल सोल्यूशन में उतने ही तो मोल्स हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं चीनी और पानी के अलावा। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर देंगे, यानी Na प्लस Nb। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, चाय ए की वैल्यू आ गई, चाय ए इज इक्वल टू Na प्लस Nb, Na अपॉन Na प्लस Nb, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये किसके लिए आया, ए के लिए आया, कि आपका ए का मोल अंश कितना होगा, जितने उसके मोलों की संख्या है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, कुल मोलों की संख्या से, या उस विलियन के जितने मोलों की संख्या वहां पर उपस्थित है उससे, तो आपको मोल अंश मिल जाएगा या मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा ए का। अब ये मोलों की संख्या क्या होती है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि मोलों की संख्या क्या है आपकी, जितना आपको क्या दिया गया है, किसी का गिवन मास दिया गया है उसको मोलर मास से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यू नो, वी नो दैट number of moles of A is equal to A, या किसी के लिए भी जनरल फॉर्मूला लेंगे तो A नहीं आएगा, बल्कि क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन मोलर मास। तो अगर किसी विलियन में आपको गिवन मास बताया गया है किसी भी कंपोनेंट का, सपोज आपको बताया गया है कि ए यहाँ पर 30 ग्राम 40 ग्राम जितनी भी घुल रही है वो आपको पता है, और आपको जो ए है उसके बारे में पता है कि वो ए एक्चुअली है क्या, यानी वो NaCl है, आपका शुगर है, या फिर आपका कोई भी सॉल्ट है, KOH हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो। ओके, तो आपको सॉल्ट पता है, बताया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास, तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। गिवन मास आपको बता दिया गया है कि 30 ग्राम 40 ग्राम आपको NaOH दे रहे हैं, तो 30 ग्राम ही क्या है, गिवन मास है। मोलर मास क्या होगा, NaOH का, जो आप उसके केमिकल फॉर्मूले से या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का जब आप क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, या आप क्या कहेंगे कि मोलर मास से गिवन मास को आप डिवाइड कर लेंगे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ओके, दूसरी चीज भी आपको बताई गई होगी कि किसमें घोला जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है या फिर किसी और चीज में घोला जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपको क्या दिया गया होगा, उसका कितना मास लिया जा रहा है वो बताया गया होगा। यानी जो यहाँ पर 30 ग्राम आप NaOH की बात कर रहे थे, वही पानी के केस में भी बताया जाएगा कि इतने ग्राम आपका पानी लिया जा रहा है, उस पानी में घोला जा रहा है। पानी का भी आप मोलर मास निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ए के भी जो NaOH कह रहे हैं हम बी के केस में, और ए के केस में हम पानी कह रहे हैं, उसके भी मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो जब आपको दोनों के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई है गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास से, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मोल फ्रैक्शन निकाल लें। ओके, कितनी चीजें समझ में आई कि अगर हमने चीनी और पानी को घोला था, तो चीनी का हमें गिवन मास दिया गया था, जिसको हम 2-4 चम्मच कह रहे थे ना, उसको मेजर करके दे दिया, माप करके दे दिया कि इतने ग्राम अभी चीनी है। दूसरा, चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है, तो मोलर मास निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे, तो आपको चीनी के कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर घुले हैं वो पता चल जाएगा। यानी अगर वो NB है तो NB की वैल्यू आपको पता चल गई। ऐसे ही आप किसके लिए करेंगे, जिस पानी में उसको घोला जा रहा था उस पानी का भी आपको द्रव्यमान बताया जाएगा ना, कि इतने ग्राम चीनी को इतने ग्राम पानी में घोला गया। ओके, तो वो ग्राम ही क्या है, पानी का गिवन मास है, और उसको भी पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, तो उससे मोलर मास निकाल करके उससे डिवाइड कर देंगे गिवन मास को। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वहां पर पानी के कितने उपस्थित है सोल्यूशन में वो आपको पता चल जाएगा, यानी Na की वैल्यू भी आपको पता चल गई। जब Na और NB दोनों पता है तो आप XA की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना समझ में आ गया। वहीं यहां से आप क्या निकाल लेंगे, एक और चीज, चाहे B भी निकाल सकते हैं आप, या XB जिसे आप कह रहे हैं। अभी क्या करेंगे, ऊपर किसकी वैल्यू ले लेंगे, NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के कितने मोल्स वहां पर मिल रहे हैं आपको, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन के कितने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वो आप बताएंगे। तो प्रेजेंट कितने मोल्स हैं, Na और NB के ही तो हैं, उसके अलावा तो कोई चीज वहां पर है ही नहीं। तो इस फॉर्मूले से आप B का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो होपफुली आपको ये मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा आज, कि मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका क्या होना चाहिए आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, और उस नंबर ऑफ मोल्स से उसके जितने उस विलियन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित है उनसे डिवाइड कर लेंगे, आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के आधार पर मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा, आप किसी और कंपोनेंट का ले रहे हैं उसके साथ भी यही करेंगे। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी समझा दिया था, कि गिवन मास आपको जब दिया जाता है उसको आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स वहां पर पता चल जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यानी कितने कण वहां पर घुल रहे हैं या सोल्यूशन में उपस्थित है वो आपको पता चल जाए। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने एक बार फिर द्रव्यमान प्रतिशत को समझा अच्छे से, और एक और नई टर्म सीखी, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। अभी हमारे इन टर्म्स में दो और टर्म्स रह जाती हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, और कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। बाकी तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।